तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति देखिए आवश्यक क्यों है? पहली बात तो हरित क्रांति की ही वजह से जो आज हमारे देश एक कृषि प्रधान देश की मतलब उत्पन्न स्थिति में पहुंचा है, मतलब किसान जो संपन्न हुआ है, ये हरित क्रांति की ही देन है। तो प्रत्येक व्यक्ति को हरित क्रांति के बारे में ज़रूर जानकारी होना चाहिए। हरित क्रांति आई कैसे? हरित क्रांति के प्रभाव क्या-क्या पड़े? इनका सामाजिक स्तर पे क्या प्रभाव पड़ा, इनका आर्थिक स्तर पे क्या प्रभाव पड़ा और इनका राजनीतिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा, पूरा विश्लेषण हम जानेंगे अच्छे से। इस वीडियो के बाद आपको हरित क्रांति के बारे में कुछ भी नहीं बचेगा, सारी जानकारी मैं प्रोवाइड कराऊँगा। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहली बात तो हमारे लिए जानना ये आवश्यक है कि हरित क्रांति की पृष्ठभूमि क्या थी? मतलब हरित क्रांति आई कहाँ से, हरित क्रांति आवश्यक क्यों थी, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए 1960 के दशक में, मतलब पहली बात तो हमारा देश जो आज़ाद हुआ वो 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद 1960 के दशक में हमारे देश में मतलब कि अकाल की स्थिति उत्पन्न होने लगी, क्योंकि हमारे देश में जो कृषि व्यवस्था थी वो एकदम से डगमगा गई थी। समझ रहे हैं आप? कृषि व्यवस्था एकदम से डगमगाई हुई थी। उतने समय किसानों की जो उत्पादकता थी वो बहुत कम हो गई थी। यहाँ तक कि लोग अगर 2-4 साल और हरित क्रांति ना आती तो लोग अकाल से भूखों मरने लगते। समझ रहे हैं? इसलिए हरित क्रांति को देखिए हरित क्रांति में लाने का उतने समय भारत सरकार का उद्देश्य क्या था कि जो भी किसान हैं भारत देश के, वो किसान में जो अनाज उत्पन्न करते हैं, अनाज की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लाई गई कृषि ये हरित क्रांति, ठीक है? तो आइए हरित क्रांति के बारे में अच्छे से विश्लेषण जानते हैं। तो देखिए 1960 के दशक में दयनीय स्थिति थी। 1963 में अ, हमारे देश के जो भारत सरकार थी, भारत सरकार ने विदेशों से नए क्वालिटी के हाइब्रिड बीज मंगवाने प्रारंभ किए, ठीक है? 1963 से 66 तक जो नए क्वालिटी के बीज थे उनको मंगवाया गया। उसके बाद इनका परीक्षण हुआ, जो बीज थे इनका परीक्षण हुआ 1965 तक, 1963 से। देखिए जब इनका परीक्षण हुआ तो इनका परीक्षण जो हुआ वो 7 राज्यों के 7 जिलों में नामित किया गया। उनमें इनका परीक्षण हुआ और परीक्षण 1 नहीं 2 बार हुआ, ताकि ढंग से परीक्षण कर लिया जाए, कोई कमी ना रहे। तो परीक्षण सफल भी रहा, ठीक है? तो इनका जो परीक्षण था वो सफल रहा 1963-64 में जो भी हुआ, ठीक है? 1963-64 में जितने भी परीक्षण हुए वो सारे सफल हुए। उसके बाद हरित क्रांति को जो अपनाया गया वो 1966 में। तो आपको ये पता होना चाहिए जो हरित क्रांति आई वो माना जाता है 1966 से 67, क्योंकि पूरे देश ने इसको अपनाते-अपनाते, पूरे देश के किसानों को अपनाते-अपनाते 1967 हो गया। तो 1966 से 67 में हरित क्रांति को अपनाया गया, ठीक है? और जब हरित क्रांति को अपनाया गया तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो किसानों की मतलब जो अनाज की उत्पादकता थी उसको बढ़ाना था, ठीक है? अब देखिए जब ये हरित क्रांति लागू हुई पूरे भारत में तो इसके प्रभाव क्या पड़े? पहली बात तो हम जानेंगे कि सामाजिक प्रभाव पे क्या पड़े, मतलब हरित क्रांति जब पूरे देश में लागू हो गई तो इसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा। पहली बात एक बात जान लीजिए कि हरित क्रांति को जो जनक है, ठीक है, जनक हरित क्रांति के जो है वो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। समझ रहे हैं? स्वामीनाथन जो एक जैविक पौधों के वैज्ञानिक भी थे। एम एस स्वामीनाथन जैविक पौधों के वैज्ञानिक भी थे। इन्हीं को भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है? तो आप ये जान गए होंगे जनक भी किसे कहा जाता है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जा सकते हैं। हरित क्रांति को अपनाया कब गया और उतनी समय जो 1968 में जब हरित क्रांति को अपनाया गया उसके 2 वर्ष बाद, समझ रहे हैं, 2 वर्ष बाद जो भारत में गेहूं की उत्पादकता थी वो एक समय का विश्व रिकॉर्ड था, मतलब 170 लाख टन। समझ रहे हैं? जो 1966 में कृषि ये अपनाई गई हरित क्रांति, उसके बाद 1968 का ये रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड जो है ये 1968 का है, मतलब समझ रहे हैं 1968 में 2 ही साल बाद हरित क्रांति का इतना प्रभाव पड़ा कि हमारे देश में गेहूं की उत्पादकता जो थी वो थी 170 लाख टन, ठीक है? उत्पादन जो था हुआ था वो इतना हुआ था। तो इसलिए ये भी उतनी समय का एक विश्व रिकॉर्ड था जो कि हरित क्रांति की देन थी, ठीक है? तो आइए अब जानते हैं सामाजिक प्रभाव क्या पड़े। देखिए हरित क्रांति के जो सामाजिक प्रभाव है वो निम्न कई प्रकार से सामाजिक प्रभाव पड़ा। देखिए जब हरित क्रांति
अपनाई गई देश में, तो जो किसान थे, निम्न स्तर के किसान थे, उनको भी एक अवसर मिला अपने खेतों को बोने का और उनमें अच्छा अनाज उत्पन्न करने का। तो जब इनको सामाजिक प्रभाव इन पे पड़ा, देखिए जब किसान उत्पादकता बढ़ाने लगी, किसान के खेतों में उत्पादन होने लगी, तो इनको जो थी वो इनके लिए शैक्षिक संस्थानों और कृषि के संशोधनों जो कार्यशालाएँ थी, उनका भी निर्माण किया जाने लगा। शैक्षिक संस्थानों से क्या हुआ कि ये शिक्षित होने लगे, समझ रहे हैं? जब किसान भारत देश का उत्पादन जो था अनाज का वो अधिक उसका हो गया, तो उसके लिए शिक्षण संस्थान बैठाए जाने लगे। जब शिक्षण संस्थान उनके लिए बनने लगे, तो फिर इनको जो कृषि संशोधन शालाएँ बनती हैं और बीजों के भंडारण बनते हैं, वो भी बनने लगे, क्योंकि जब अनाज की उत्पादकता अधिक होने लगी, तो उनको स्टोर करने के लिए भी जगह होनी चाहिए थी, ठीक है? इनसे बाज़ारों का उन्मुख हुआ, समझ रहे हैं? जो किसान एक समय खुद को खाने के लिए भी अनाज नहीं उत्पादन कर पा रहे थे, उनको क्या हुआ कि वो बाज़ार की तरफ उन्मुख हुए, समझ रहे हैं? गाँव से निकल के वो बाज़ार तक जाने लगे और अनाज मतलब कि खाते भी थे और बेचते भी थे, जिससे उनकी आय भी बढ़ने लगी। तो समझ रहे हैं? ये मतलब कि हरित क्रांति के प्रभाव थे, सामाजिक प्रभाव। समाज में किसान का एक स्तर उठने लगा, समझ रहे हैं आपको? शिक्षित होने लगे किसान। उसके बाद सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत ये भी कहना नहीं गलत होगा कि सामाजिक प्रभाव का जो हरित क्रांति का सामाजिक प्रभाव था, वो निम्न स्तर की तुलना में बड़े लोगों के, बड़े किसान जो थे, मतलब जिनके पास ज़्यादा खेत हुआ करते थे, जिनकी पर मतलब कि जो अच्छे किसान थे, अच्छे मतलब बड़े लंबरदार जिनको कहा जाता था, जो जो पुराने ज़माने के मतलब ज़्यादा जिनके पास खेतें हुआ करते, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ, समझ रहे हैं आप? क्योंकि जब हरित क्रांति आई भारत में और बीज अच्छे आए, हाइब्रिड क्वालिटी के बीज आए, तो उन बीजों को समय पर पानी मिलना, उसके बाद अच्छी-अच्छी तकनीकों का मतलब खेत में जुताई करने के लिए, कटाई करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अच्छी-अच्छी तकनीकों का निर्माण हुआ और उन निर्माण जो तकनीकें आई ना, उन तकनीकों को खरीदना या फिर उनका व्यय करना छोटे किसानों की बस की बात नहीं थी, समझ रहे हैं आप? छोटे किसान नहीं खरीद सकते थे। अब 1 बीघा जिसके पास खेत है, उसको आप कहोगे 7 लाख का ट्रैक्टर लेगा, तो वो 7 लाख का ट्रैक्टर लेके 1 बीघा अपन का खेत जोतेगा, कहाँ से लाएगा 7 लाख रुपए? समस्या ये भी तो है कि 1 ही बीघा खेत है, उसके पास 2 बच्चे हैं और अगर वो खाने भर के लिए उनके पास अनाज होता है, कोई और आय का ज़रिया नहीं है, तो वो 7 लाख का ट्रैक्टर, 8 लाख का ट्रैक्टर कहाँ से ला पाएगा? समझ रहे हैं? तो ये जो बड़े वर्ग के किसान थे, मतलब जिनके पास ज़्यादा खेत हुआ करते थे, उनके लिए आसान हुआ। जो काम वो पहले मज़दूरों से कराया करते थे, वो अब तकनीकी के द्वारा करने लगे। तो ज़्यादा फ़ायदा तो हुआ इसमें बड़े आदमियों का, लेकिन छोटों का भी नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा उनका भी हुआ। मतलब देश का किसान मजबूत होने लगा, समझ रहे हैं? अब देखिए आर्थिक प्रभाव के बारे में जानते हैं, क्या है आर्थिक प्रभाव इनके? देखिए जब यहाँ पर भारत देश में हरित क्रांति आई, अच्छी क्वालिटी के बीज आए, तो अच्छी क्वालिटी के बीज जब आए, तो उसके बाद उन बीजों को बढ़ाने के लिए, उनको बोने के लिए, समझ रहे हैं आप, अच्छी-अच्छी कीटनाशक दवाएँ, अच्छी-अच्छी खादों को भी आवश्यकता पड़ने लगी। जब ये देश के कोने-कोने तक जाने लगे बीज, कोने-कोने तक जाने के लिए जो संचालन था, वो संचालन भी होना ज़रूरी है। तो वो संचालन जो था उसके अंतर्गत रेलवे का, रेल ट्रैक का निर्माण होने लगा, सड़कों का निर्माण होने लगा, जो देश की आर्थिक स्थिति को, जिसको आप आर्थिक प्रभाव कह सकते हैं, जो देश को आर्थिक स्थिति से मजबूत करने लगा, समझ रहे हैं? उसके बाद ये उसके बाद जो आपका मतलब बीज और ये खाद्य उत्पादन थे, उनके स्टोर बनने लगे, मतलब दुकानें बनने लगी हर जगह। तो उन दुकानों तक पहुँचाने के लिए सरकार को सड़कों का निर्माण करना पड़ा, ठीक है? उसके बाद प्रत्येक किसान मजबूत हुआ और जब कृषि प्रधान देश में प्रत्येक किसान मजबूत होगा, तभी आपका देश मजबूत होगा। आर्थिक स्थिति से उन्नति करने लगा देश, ठीक है? और भारत देश में जो अनाज उत्पादन क्षमता थी, वो हरित क्रांति के ही तहत मतलब युक्त हुई, मतलब कि मजबूत हुआ किसान उत्पादन, वो कृषि उत्पादकता में, ठीक है? तो ये आर्थिक प्रभाव थे और उसके बाद इसमें आर्थिक प्रभाव में आप ये भी जोड़ सकते हैं, जो मतलब कि धीरे-धीरे पे जब किसानों के लिए बैंक भी खोले जाने लगे, क्योंकि जब आपके पास अधिक अनाज उत्पादकता जो होने लगी, तो उनको गहनता किया जाने लगा, मतलब उनको स्टोर करा जाने लगा, समझ रहे हैं आप? किसान उनको स्टोर करने लगा या फिर उनको बेचने लगा, तो उसके लिए सड़कों का निर्माण हुआ और उसके बाद रेल ट्रैकों का निर्माण हुआ, तो ये सब हमारे देश की आर्थिक मजबूती के कारण बने, समझ रहे हैं? तो ये था आर्थिक प्रभाव। और उसके बाद देखिए राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा। देखिए राजनीतिक प्रभाव भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब देश का किसान अनाज उत्पादन करने लगा, उसके बाद वो बाज़ारों की तरफ उन्मुख हुआ, जैसा अब मैंने आपको सामाजिक कारण बताया। जब बाज़ारों की तरफ उन्मुख होने लगा, तो वो स्थानीय स्तर पे, समझ रहे हैं? स्थानीय स्तर पे जो पहले
लम्बरदारी प्रथा या जमींदारी प्रथा थी, जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, बड़े बड़े किसान हुआ करते थे, वो राजनीति करते थे, समझ रहे हैं। लेकिन जब छोटा किसान शिक्षण संस्थानों के तहत मजबूत होने लगा, समझदार होने लगा, तो उसने भी स्थानीय राजनीति में भाग लेना प्रारंभ कर दिया, समझ रहे हैं। राजनीतिक प्रभाव में आप ये पहले जो हुआ करता था, पहले क्या करते थे, ज्यादातर जो गरीब किसान थे, निम्न किसान थे, सीमांत किसान थे, वो उच्च वर्ग, कुलीन वर्गों के लोगों के यहाँ काम किया करते थे। वो जो बोलते थे वही किया करते थे, वो राजनीति में भाग लेते थे, गरीब किसान नहीं। लेकिन हरित क्रांति के बाद इनकी आय बढ़ी, इनकी योग्यताएं बढ़ी, ये मतलब शिक्षण संस्थानों में जाने लगे, मजबूत इनकी मतलब कि आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई, जिसके कारण ये स्थानीय राजनीति में भाग लेने लगे। दूसरी बात क्या है कि जब हरित क्रांति के अंतर्गत सभी किसानों की आय दुगनी हुई, सब कुछ हुआ, तो उसके बाद जब आय अच्छी हो गई, खाने के लिए भी मतलब किसानों को मिलने लगा अनाज, और अनाज उसमें से बेचा भी करते थे किसान। तो उसके बाद क्या हुआ, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार रहने लगी, तो उनका ये एक वोट बैंक का अपना नजरिया बन गया, समझ रहे हैं, वोट बैंक। मतलब किसान मुद्दे, किसान को के मुद्दे, मतलब किसानों की बात कही जाने लगी। जो राजनीतिक दल थे वो किसानों की बात करने लगे। मतलब जो पहले राजनीतिक नेता थे वो बहुत कम, पहले उच्च वर्ग के किसानों से बात किया करते थे, फिर छोटे छोटे किसानों की सभी की बात करने लगे, क्योंकि उससे उनका वोट बैंक तैयार होने लगा कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम आपके लिए अच्छे क्वालिटी के बीज लाएंगे, आपके अनाज की मतलब जो कीमत है वो और बढ़ाएंगे, आपको जो बीज होगा वो सस्ते दामों में दिलवाएंगे, आपको दवाओं पर और खादों पर सब्सिडी देंगे। ये सारी योजनाएं जो थी वो प्रारंभ होना शुरू हो गई, ठीक है, मतलब प्रारंभ होने लगी, सॉरी। तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए, जो राज्य स्तर की राजनीति थी और केंद्र स्तर की राजनीति थी, वहां पर किसानों के मुद्दे जो थे वो नामित होने लगे, मतलब जाहिर होने लगे। वहां पर भी इनके मुद्दों पर बात होने लगी। किसान, उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसका प्रभाव पड़ा कि अनेक राजनीतिक संगठनों का जन्म हुआ, मतलब कि निर्माण हुआ, जिसके कारण कहीं कहीं पर जो राजनीतिक संघर्ष जो थे वो संघर्ष भी हुए, कई कई क्षेत्रों में, बड़े बड़े क्षेत्रों में। तो जहां पर किसान संगठन थे वो संघर्ष भी करते थे, सरकार से अपना हक मांगते थे, जैसा कि अभी भी हमारे यहाँ चल रहा है। दिल्ली को जैसे घेरा गया है, तो वो किसान अभी 3 बिल जो किसानों के लिए आया है, तो किसान दिल्ली में जाके जो धरना दिए हैं वो ये इसी तरीके से, मतलब जो किसान संगठन थे उनमें एकता बढ़ी, उनमें जागरूकता हुई, तो वो अपने अधिकार भी मांगने लगे, ठीक है। तो ये राजनीतिक प्रभाव पड़ा, इनके जो मतलब राजनीतिक प्रभाव थे वो ठीक ठाक थे। जो भी मतलब निम्न स्तर के किसान थे उन्होंने राजनीति में भाग लेना प्रारंभ कर दिया, उनके जो मुद्दे थे वो सरकार की, केंद्र सरकार तक, राज्य सरकार तक जाने लगे, और राज्य सरकार भी अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए उन मुद्दों पर चर्चा करने लगी। तो आप जाहिर सी बात है इन तीनों प्रभावों को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और हरित क्रांति जानी होगी कब आई, कैसे आई। तो थैंक यू सो मच।